So in this lecture we are going to discussing about Doppler effect. तो Doppler effect बेसिकली है क्या? तो हम इसको ऐसे एक स्टार्टिंग में एक छोटी चीज़ बताता हूँ कि लेट से अगर ये एक पॉइंट सोर्स है, इससे हर पॉसिबल डायरेक्शन में वेव्स निकलेंगी, इस डायरेक्शन में भी निकलेगी, इस डायरेक्शन में भी निकलेगी, मतलब हर पॉसिबल डायरेक्शन में वेव्स निकलेंगी। और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उसके सराउंडिंग में कुछ इस तरीके के वेव फ्रंट्स बनते हैं। ये एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बन पा रहा है, बट अगर इसको और अच्छे से एज्यूम करना है तो ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि अगर ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक दो तो किस तरीके से उसके एकदम सर्कल्स ऐसे ऐसे करके निकलते हैं, तो ये सेम उसी तरीके से होता है। तो बेसिकली ये अगर ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, तो इन दोनों वेव फ्रंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ओके। अब अगर यही कंडीशन रहती है कि ये एक अगर ये सोर्स है और इसी के सराउंडिंग में यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को इस टाइम पे अगर ये कोई एफ फ्रिक्वेंसी से ये उसकी वेव्स निकल रही हैं, अगर इस वेव की फ्रिक्वेंसी एफ है तो इस टाइम पे ये भी इस फ्रिक्वेंसी को एफ फ्रिक्वेंसी से ही फील कर रहा होगा, क्योंकि ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, बोथ आर स्टेशनरी, बोथ आर स्टेशनरी। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेशनरी पोजीशंस में इस टाइम पे। अब बेसिकली अगर सोर्स मूव करना स्टार्ट करता है, अगर सोर्स मूव करता है और लेट्स से अगर इस डायरेक्शन में सोर्स मूव कर रहा है, तो अगर ये सोर्स है तो अब जो इसके जो वेव फ्रंट्स ऐसे बनेंगे, अब ये एग्जैक्ट तो पता नहीं बने ना बने, बट लेट मी ट्राई है। जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो कि अगर सोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये सोर्स है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन के जो इसके वेव फ्रंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है दोनों में, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में इसका जो लैम्डा है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब लैम्डा की डिक्रीज़ होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो वी ऑल नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। लैम्डा डिक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर इसकी एक्चुअल और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, लेट्स से यहाँ पे अगर कोई अगर ऑब्जर्वर है, इस टाइम पे इसको जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा सुनाई देगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ़ है उससे बेसिकली ज़्यादा होगी। अगर ये एपरेंट मान लेता हूँ मैं, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी लेट से जो उसको फील हो रही है इस टाइम पे, इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पे, वो ज़्यादा होगी एफ़ डैश से। एफ़ डैश मैंने मान लिया इसकी कांस्टेंट कोई फ्रीक्वेंसी थी पहले से, और ये एफ़ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। अब ये तो पोजीशन का फ़र्क पड़ता है, ये इसके इस डायरेक्शन में था। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे खड़ा होता ऑब्जर्वर, तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे होता तो इस टाइम पे यहाँ का जो लैम्डा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसको फील होगी इस पॉइंट पे वो कम होगी। ओके, लेट्स से अगर सोर्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज़ जो है वो इमिट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे 450 से ज़्यादा सुनाई देगी, इस पॉइंट पे 450 से कम सुनाई देगी। अब कितनी होगी, क्या इसकी कैलकुलेशंस होगी, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो डॉपलर इफेक्ट का एक फार्मूला होता है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी एपरेंट निकालनी है तो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जितनी है उसमें हम ऐड करेंगे जो वेलोसिटी होगी उस वेव की उस टाइम की, वो प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, सब कुछ इसी से रिलेटेड है फर्दर आगे। अब ये प्लस माइनस मैंने लिखा है, तो कब प्लस लगाएंगे कब माइनस लगाएंगे, हम डिफरेंट केसेस स्टडी करते हैं। लेट्स गो। सो पहला केस 1 स्टडी करते हैं। केस 1 क्या कहता है कि लेट्स से अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, मैं ओ से ऑब्जर्वर डाल दूँगा और एस से सोर्स, और यहाँ पे हमारा सोर्स है। ठीक है, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में मूव करता है
ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, वी ऑफ ऑब्जर्वर ज़ीरो ही है, और ये जो है ये इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो जब ये इसकी डायरेक्शन मूव करेगा तो रिमेंबर करो अपनी पिछले वाली स्लाइड में जो मैंने दिखाया था, ये वाला डायग्राम मैंने दिखाया था, अगर वो सोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ का जो लैम्डा है, मतलब यहाँ की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ होगी और उस अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। यही बताया था मैंने। अब सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है कि जब ये इसकी डायरेक्शन में बढ़ेगा तो इसकी डायरेक्शन में आते आते जो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज़ होगी, उस अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। अब फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो लेट से अगर एफ एपरेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। फ्रिक्वेंसी है और लेट से हमारी v प्लस माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन में v प्लस माइनस वी ऑफ सोर्स, ठीक, ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब इस केस की बात करूँ तो v ऑफ ऑब्जर्वर तो ज़ीरो है तो इसको तो ज़ीरो ले लोगे, ठीक। अब हम बात करेंगे सोर्स के बारे में। सोर्स जो है टूवर्ड मूव कर रहा है और टूवर्ड मूव करने की वजह से फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा था, जैसे ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये सेम मैं पहले वाला केस दिखा रहा हूँ इसमें, जब मैंने इसको समझाया था कि जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी जो है फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, तो वी ऑफ एपरेंट बढ़ रहा है। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ एपरेंट बढ़ रही है, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी किस किस फैक्टर्स पे बढ़ सकती है, लेट्स सी। अब यहाँ देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल सकता। तो बेसिकली अगर मुझे इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो उसके लिए जो डिनोमिनेटर है उसे डिक्रीज़ होना होगा, और अगर डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ होना है तो सोर्स के लिए मुझे यहाँ पे क्या साइन लगाना होगा, नेगेटिव। मतलब इसमें v ऑफ s जो होगा उसको हम नेगेटिव ले लेंगे, उससे डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि अगर पास जाती है तो नीचे प्लस लगाना है, माइनस लगाना है। ये एक जनरल फार्मूला है जिसमें हम एज एक अपने एनालिटिकल स्किल्स हैं आपके, अगर आपके पास या ग्रेट IQ लेवल है तो उसमें बड़ी आसानी से समझ सकते हो आप इसमें कि जिस तरीके से इसके पास जाते फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो बेसिकली अगर हम बात करें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर में तो चलो वी ऑफ ऑब्जर्वर ज़ीरो है, और जो डिनोमिनेटर है अगर हम उसको देखें उसमें अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए। तो इस केस में, पहले केस में जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के टूवर्ड्स मूव करता है तो उसमें आपका जो होगा साइन वो अकॉर्डिंग टू दैट आप ले सकते हो। अब एक केस 2 पढ़ाता हूँ। केस 2 में क्या है, इसका जस्ट अपोजिट तो समझ जाओगे ना। अगर ये ऑब्जर्वर अवे मूव करेगा तो फिर क्या होगा, फिर उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होगी, उस वजह से जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। और अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होने के लिए इसका जो ये डिनोमिनेटर है इसको इंक्रीज़ करना होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। अब जो नेक्स्ट केस है उसमें हम देखेंगे कि अगर एक ऑब्जर्वर है, लेट्स से अगर ये ऑब्जर्वर है, ये भी मूव कर रहा है और ये एक सोर्स है, ये भी मूव कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं एफ एपरेंट की बात करूँ तो फ्रिक्वेंसी v, तो अब देखो यहाँ पे प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये टूवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है तो इसकी इस डायरेक्शन में फ्रिक्वेंसी क्या बढ़ रही होगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे, प्लस ऑफ v ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड में v। अब यहाँ पे सोर्स भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो भी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएगा। अगर फ्रिक्वेंसी एपरेंट बढ़ानी है, अगर बढ़ रही है, जैसे हमने पहले में देखा था कि जब सोर्स मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर तो फ्रिक्वेंसी जो सुनाई देगी ऑब्जर्वर को बढ़ती हुई सुनाई देगी, और बढ़नी है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ vs, क्योंकि अगर ये डिक्रीज़ होगा तो ये बढ़ेगा और अगर ये बढ़ेगा तो भी ये बढ़ेगा, तो दोनों केसेस में फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। अब एक और लेते हैं इसका अपोजिट केस, जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, सोर्स इधर जा रहा है। अब मैं फ्रिक्वेंसी ऑफ एपरेंट की बात करूँ तो देखो, अगर मैं फ्रिक्वेंसी ले रहा हूँ और v है, अब ऑब्जर्वर की फ्रिक्वेंसी सोर्स को सुनाई, अगर ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि लेट से हम दोबारा पुराना रिकॉल करते हैं, जैसे ये डायग्राम था। अब हमने क्या करा है कि ऑब्जर्वर जो है वो अवे जा रहा है
अगर ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बेसिकली इसके जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से तो आएंगे जो जैसे इसके इस डायरेक्शन में आ रखे हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि वो फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें डिक्रीज़ करना है फ्रिक्वेंसी को, तो माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर सोर्स से भी अवे जा रहा है तो यहाँ पे भी डिक्रीज़ करेगा फ्रिक्वेंसी, तो ये इंक्रीज़ होना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस ऑफ वी ऑफ एस, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे, ऐसे और भी केसेस बन सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दैट कि किस तरीके से एक एक केस को डील करना है। आपको जनरल फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, जनरल फार्मूला याद होगा तो सब केसेस को स्टडी करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है अपने माइंड में कि जब ऑब्जर्वर या फिर सोर्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो उनकी अपरेंट फ्रिक्वेंसी जो उस टाइम पे, उस कंडीशन पे, उस पोजीशन पे होनी चाहिए, वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, उस अकॉर्डिंग आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अगर सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो भी रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर डिनोमिनेटर घटेगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। बस ये छोटा सा फॉर्मेट याद होना चाहिए, बाकी डॉपलर इफेक्ट इज़ वेरी इजी। तो इसी को यूज़ करके आप फर्दर और क्वेश्चंस कर सकते हो, और ऐसे और केसेस भी हैं तो उनको ऑलरेडी डील कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। एक बार लास्ट टाइम मैं जाते हुए एक मेन कंसेप्ट बता रहा हूँ इसका, जो कि यही है, मैंने बार बार इसको दिखाया, क्यों? क्योंकि अगर सोर्स जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन में उसकी जो लैम्डा है वो डिक्रीज़ होती है, उस वजह से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। ये फ्रिक्वेंसी कौन सी है? ये अपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। और उसके सेम अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, क्यों? क्योंकि उसके सेम अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि जो लैम्डा है वो बढ़ रहा है, तो उस वजह से फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है। तो इसी को हम बेसिकली कहते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट।